जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज भारत सरकार ने अपना 2021-22 का बजट पेश किया है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों को फुर्सत मिली या नहीं मिली उस बजट को सुनने के लिए, लेकिन दिन भर में आप लोगों ने बजट के ऊपर क्या क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं वो सुना होगा। लेकिन मेरा ये कहना है, निर्मला ने बड़ी ही निर्मलता के साथ देश बेच डाला। साहिब के हुक्म की तामील हुई है। बेच डालेंगे सब कुछ, नहीं छोड़ेंगे अब कुछ। ये बजट है। लोग कह रहे हैं ओलेक्स सेल सब बेच डालिए। रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक सब आज सेल पर था और खरीदार विदेशी कंपनियां बुला लिया गया। LIC 74% विदेशी निवेश, आइए और LIC खरीद ले जाइए, बैंक बंदरगाह खरीद ले जाइए। अब ये कह रहे बजट अच्छा है या नहीं अच्छा। आप सुबह जब उठेंगे ना, 2015 में कहा था 100 स्मार्ट सिटीज, 15 में कहा था 16, 17, 18, 19, 20, 21 का बजट पेश हुआ है। अगर आप उस स्मार्ट सिटी में बस चुके हो तो यहां आज जो बातें कही गई हैं उन पे विश्वास कर लीजिएगा। आज के बजट में जहां पर हमें चीन से चुनौती मिल रही है, हमारा रक्षा बजट बढ़ना चाहिए था, हमारे जवानों को ताकत मिलनी चाहिए थी, उस बजट में मात्र 6,000 करोड़, सिर्फ 6,000 करोड़ की बढ़ोतरी। शिक्षा, जितने भी शिक्षक हैं, नई शिक्षा नीति तो आ गई, लेकिन उस शिक्षा नीति के तहत पैसा नहीं है। 40% के करीब शिक्षा का बजट काट डाला है। किसान 6,000 रुपया साल का मिल रहा था। सोच रहे थे कृषि कानून पे नहीं बात बन रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बात नहीं बन रही है, तो शायद जो 6,000 रुपया ये किसानों की बैंक में साल में डालते हैं, किसानों की मांग थी कम से कम 2,000 रुपया महीना तो आप दीजिए और सालाना 24,000 रुपया, लेकिन सरकार ने 1 रुपया किसानों के लिए नहीं बढ़ाया। अब मैं गृहिणियों से कहूंगी, आज मैं सुबह बजट पेश होने से पहले बहुत सी महिलाओं ने कहा जो तेल था, खाने का तेल जो है वो 80 रुपए था, फिर 100 आया और आज 140 रुपए प्रति लीटर है। मैं उस गृहिणी को कहूंगी ये बजट अच्छा तब होगा जब आने वाले कुछ दिनों में इस बजट के बाद आपके घर में जो तेल है जिसको आप सुबह तक चिंतित थी 140 रुपए लीटर, अगर वो वापस 80 पर आ जाए तो ये बजट अच्छा है। जिनके रोजगार चले गए, मिलने की तो बात भूल ही जाइए कि नए आदमी को रोजगार युवाओं को मिलेगा, भूल जाए अभी, लेकिन जिनके छीन गए अगर उन्हें रोजगार वापस मिल जाए तो यह बजट बहुत अच्छा है। आप समझ रहे हैं, किसानों को तो कुछ नहीं मिला है, युवाओं से बोल रही हूं। अब हमारे देश में 6.5 करोड़ यानी कि 6.5 करोड़ MSMEs हैं, यानी कि छोटे कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं। उनके लिए 15,700 करोड़ है। तो किसी ने कैलकुलेट किया कि जब 6.5 करोड़ छोटे छोटे कुटीर लघु उद्योग हैं और बजट 15,700 करोड़ है, यानी कि प्रति कुटीर लघु उद्योग जो बर्बाद होगी उठने के लिए मिलेगा 2,500 रुपया। और अगर आप इस 2,500 रुपया जो सबके हिस्से तो नहीं आ रहा है, अगर आप दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सके तो ये बजट बहुत बेहतर है। इस बजट में ये भी था कि जो टैक्स पेयर नहीं करते, टैक्स की चोरी करते हैं, उनके 6 साल तक पुराने खाते खोलकर उनकी जो टैक्स की लायबिलिटी है उसे लिया जा सकता था। लेकिन सरकार को दया आ गई, सरकार ने कहा नहीं, अब ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, सिर्फ 3 साल पुराना जिसने टैक्स की चोरी की है हम सिर्फ उसी को पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद है 2016 में नोटबंदी हुई थी, 4 साल पहले हुई थी। उस नोटबंदी में बहुत लोगों ने अपना काला धन सफेद करवा लिया था और बहुत सा चुनावी चंदा PM केयर फंड में आज भी दे रहे हैं, तो उनको तो राहत मिलनी चाहिए थी। क्यों 6 साल? लोग तो कहते नहीं, इनके 10 साल पुराने खातों को खोलिए जिन्होंने टैक्स की चोरी की और सारा इनसे वसूली कीजिए। लेकिन सरकार ने 6 साल पुराने भी जो खाते थे उसकी जगह अब 3 साल कर दिया है, क्योंकि टैक्स चोरों को कुछ तो राहत देनी है। अब इसके अलावा जो वित्तीय घाटा, मैं नहीं कह रही, सरकार का जो वित्तीय घाटा है
वो 9.5% है। सरकार ने जो कर्ज लिया हुआ है, केंद्र सरकार ने, वो कर्ज लगभग बजट मोटी मोटी बातें बता रही हूं, बाकी अपने आप देख लीजिएगा। जो कर्ज लिया है 64% सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उसमें लिखा है 64% कर्ज केंद्र सरकार ने और 41% कर्ज राज्य सरकारों ने लिया हुआ है। इनका ये कहना है ये तो कोरोना काल महामारी का समय था, इसलिए ये बजट ऐसा आया है। 2020 में कोरोना काल था, 21 में बजट आया, बहाना कोरोना का है। लेकिन थोड़ा और पीछे चली जाइए, जब कोरोना नहीं था, 16, 17, 18, 19 कोरोना नहीं था, बजट देखिएगा कि हमारी जीडीपी, हमारी अर्थव्यवस्था तब भी गड्ढे में जा रही थी और अब तो और गड्ढे में गई है। अब हर राज्य देख रहा था कि मेरे राज्य के लिए इस बजट में क्या है। आपके राज्य में चुनाव है तो आप खुश होइए, ये बजट आपके लिए अच्छा। और जिन राज्यों में चुनाव नहीं है उनको निराशा हाथ लगेगी। केरला में चुनाव है, तमिलनाडु में, असम में, पश्चिम बंगाल में, इन राज्यों में अभी हाल ही में 2 महीने 3 महीने में चुनाव होने जा रहे हैं। और ये बजट बिल्कुल वोट और चुनाव के मद्देनजर जारी किया हुआ है। इन राज्यों के ऊपर सरकार मेहरबान दिखी क्योंकि वोट लेना है। बिहार के लोग पूछ रहे थे हमारा चुनाव हो गया, हमारा क्या होगा? अरे आपका तो नाम भी नहीं लिया बिहार का, हो गया ना आपका चुनाव, ले लिया आपके वोट। आप तो ये करिए कि वो जो मुफ्त वैक्सीन का वायदा था, कम से कम पूरे बिहार के लोगों को, देश की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे बिहार के लोगों को वो कोरोना मुफ्त वैक्सीन ही लग जाए। बाकी आपका कोई जिक्र नहीं, आपको कोई स्पेशल पैकेज वैकेज नहीं, आपका चुनाव हो गया, 5 साल इंतजार करिए। अभी केरला, तमिलनाडु, असम और बंगाल को मिल रहा है। और 2022 में निराश मत हो, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके राज्यों में चुनाव 2022 में है। तो उस समय फरवरी में जो चुनाव आएगा ना, बजट आएगा, उसमें आपको भी मिल जाएगा। तो सारा का सारा जो है ये बजट इस नजरिए से है। इंडियन ऑयल ने एलपीजी सिलेंडर जो कमर्शियल है सीधा 190 रुपए बढ़ाए हैं। कितने? 190 रुपया प्रति सिलेंडर कमर्शियल के लिए बढ़ा दिया है। फल बागवानी जो करते हैं उनके लिए जो एमएसपी था उसका बजट 2000 करोड़ से 1500 करोड़ कर दिया गया है। 500 करोड़ एमएसपी में जो फल और बागवानी करते थे, फूलों की खेती, उनको भी भारी नुकसान। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस तालेबंदी में लोगों के रोजगार जा रहे थे और हर कोई ग्रामीण में मनरेगा के तहत काम ढूंढ रहा था और मनरेगा के तहत लोगों को काम मिल भी रहे थे। लेकिन इस बजट में मनरेगा का मां भी नहीं बोला गया। बजट जो पहले था उसको भी आधा कर दिया गया। तो इसलिए अब ग्रामीण भारत में भी मनरेगा के तहत कोई काम होगा या उस काम जब काम ही नहीं तो अगर रोजगार कहां से मिलेगा। सो मनरेगा का भी इसमें कोई जिक्र नहीं। सरकारी बैंक बेचे जा रहे हैं, खरीदने हो तो खरीद लीजिएगा। अगर आपकी हैसियत हो, मेरी हैसियत तो नहीं है कि मैं बैंक खरीदूं क्योंकि सेल पर है। बैंक बिक रहा है, बंदरगाह बिक रहे हैं, सरकारी बीमा कंपनियां बिक रही हैं, बिजली की लाइनें बेची जा रही है, रेलवे बेच रहा है, वेयर हाउस बिक रहा है, और क्या बिक रहा है? एयरपोर्ट बिक रहा है, भेल बिक रहा है, एलआईसी बिक रही है। खरीदनी है किसी को? मैंने कहा मेरी औकात नहीं है भैया, मैं नहीं खरीद सकती। हाँ, अदानी अंबानी की हैसियत, औकात सब है। तो ये सब सेल आपके लिए नहीं है, ये सब उनको बेचा जा रहा है। आप समझ रहे? जिन्होंने लाल किला गिरवी रख दिया वो उनके लिए ये सब कुछ नहीं है। इसीलिए कह रही हूं, बेच खाएंगे सब कुछ, नहीं छोड़ेंगे अब कुछ। अब इसके अलावा जो है पेट्रोल डीजल के दाम 100 पार, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 सोचा। अब जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल के दामों को लाया जाएगा, लेकिन इस बजट में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा 100% जो है उसको एक्साइज को करने का है कि आपकी जेब से जितना जेब में कुछ नहीं जाएगा, जेब से निकालने का वाला बजट है ये, जितना भी है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूं। हाँ, आरएसएस संघ स्वदेशी, विदेशी निवेश नहीं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हर चीज में विदेशियों का निवेश, विदेशियों का पैसा, स्वदेशी हैं हम, भारतीय हैं हम, राष्ट्रवाद, वो संघ, वो आरएसएस खामोश, चुपचाप सूख गया। इनको एक आवाज नहीं निकली जब एलआईसी, हमारी इंश्योरेंस कंपनियां, जहां हमारे लोगों का पैसा होता है कि कुछ हो जाएगा तो ये कंपनियां उन्हें पैसा देंगी, उसमें भी जब मनमोहन सिंह सरकार ने एफडीआई की बात की थी तो 20% की एलआईसी में 20% विदेशी निवेश की बात की थी, तो संघ आरएसएस के मुख्यालय में आग लग गई थी। पूरा इतनी हाहाकार मच गई थी। और आज उसको बढ़ाते हुए
74% विदेशी निवेश हमारी इंश्योरेंस कंपनियों में है। आपको पता है प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत निजी बीमा कंपनियों ने कितना कमाया अभी तक? ज्यादा कुछ नहीं, 26,000 करोड़, बस इतना ही तो कमाया है। अब ये विदेशी कंपनियां आएंगी, इंश्योरेंस कराएंगी, प्रीमियम लेंगी, करोड़ों कमाएंगी और यहां से आपके यहां से निकल जाएंगी। सर्विसेज सेक्टर जो होटल्स में थे, होटल इंडस्ट्री में थे, सिविल एविएशन में थे, टूरिज्म, यातायात, मतलब कि सर्विस सेक्टर की मैं बात करूँ जो हमें सेवाएं देते हैं, उन सेवाओं का हमारी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पादन की बात कर रही हूँ, उसमें सर्विसेज सेक्टर का 95% जीडीपी में 95% जो है वो सर्विसेज सेक्टर से आता है। दूसरा बाकी आप सोचेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, लेकिन इसमें और इसके अलावा इस सर्विस सेक्टर में 60% लोगों को जो कुल रोजगार है उसका 60% इस सर्विस सेक्टर से है। लेकिन इसको भी राहत देने के लिए कि पूरे तालेबंदी में होटल इंडस्ट्री, हमारी टूरिज्म बर्बाद हो गया, हमारी ट्रांसपोर्ट टोटल जो है, लेकिन माफी चाहूंगी कोई राहत नहीं। जिनकी होटल टूरिज्म में थे नौकरियां गई हैं, कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि कोई इन्हें यहां पर राहत की बात नहीं की गई है, बिल्कुल भी नहीं की है। पूरा चुनावी बजट है, ओलेक्स बजट है, सब कुछ सेल पर लगा हुआ है, बड़े बड़े लोग इसको खरीद सकते हैं, सरकार सब कुछ बेचने को तैयार है, कर्ज में डूबी हुई सरकार है, अपना वित्तीय घाटा इनका 6.5 वित्तीय घाटा अभी है। इसे 2024-25 में, ध्यान से सुनिएगा, 2024-25 में इस वित्तीय घाटे को जो 6.5 है इसे 4.5 कर लिया जाएगा। कब? सोच लीजिए 24 और 25 में।